वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पार्ट में कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि मिस ये यूलिंग को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। यूलिंग मिस ये से कह रही होती कि इस महीने फ्रंट पेज पर मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं छपेगा। मिस ये कहती कि मैं और एडिटर इन चीफ जानते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन आज सुबह जेंगशु ने मिस्टर गाओ के साथ इंटरव्यू किया है और अगर हम मिस्टर गाओ का इंटरव्यू पब्लिश नहीं करेंगे तो पूरी इंडस्ट्री वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। यूलिंग इतना जेलस हो जाती है कि जेंगशु को कहने लगती कि पता नहीं उसने क्या करके ये इंटरव्यू लिया है, लेकिन मैं मिस्टर गॉन को जानती हूँ, इस तरह के इंसान नहीं है जैसा तुम उनको समझ रही हो। और अब यूलिंग गुस्से और जेलसी में मिस ये के ऑफिस से बाहर चली जाती है। यूलिंग गुस्से में जेंगशु के पास आती और कहने लगती है कि क्या तुमने मिस्टर गॉन से इंटरव्यू करने के लिए अपने सारे पैसे खर्च दिए हैं। तो जेंगशु कहती है कि मैं हमेशा से मिस्टर गॉन का इंटरव्यू करना चाहती थी और उन्होंने मुझे खुद इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यूलिंग कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि ये तुम्हारा सिर्फ लक नहीं बल्कि तुमने अपनी खूबसूरती का सहारा लेकर ये इंटरव्यू किया है। जेंगशु कहने लगती है कि अगर मैं अपनी खूबसूरती पर रिलाई कर भी रही हूँ तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अच्छा काम कर रही हो। अब मिस ये यहाँ पर आकर जेंगशु को अपने ऑफिस में ले जाती हैं। जेंगशु मिस ये को बताती है कि शियान इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है। मिस ये भी काफी खुश होती हैं और ये इसको कहती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द मिस्टर गॉन वाले इंटरव्यू पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। जेंगशु कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, 2 दिन में मिस्टर गॉन का इंटरव्यू मैं रिवाइज करके आपको दे दूंगी। फिर जब जेंगशु काम कर रही होती है तो ये शियान को मैसेजेस भेजती है, लेकिन शियान इसको कहता है कि मैं बिजी हूँ और जेंगशु शियान को मैसेज करती है कि ये थैंक्स करने के लिए इसको डिनर पर लेकर जाना चाहती है, लेकिन ये बात इसने थोड़े पोएटिक अंदाज में लिखी होती है। और आज शियो की मॉम भी घर पर आ गई होती है तो ये लोग मिलकर लंच कर रहे होते हैं। शियो अपनी मॉम को बताती है कि आपको मेरे सीनियर का तो याद ही होगा जिसके साथ मैं कॉन्सर्ट पर गई थी। तो मॉम कहती है कि हाँ। शियो कहती है कि आज जेंगशु ने अंकल गॉन का इंटरव्यू किया था, इस इंटरव्यू पर हमारी चीफ एडिटर बहुत ज्यादा खुश थी। जेंगशु कह रही थी कि ये उसका लक है कि वो ये इंटरव्यू कर पाए। शियान ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। अब जब शियान अपने लिए पानी लेकर वापस आता है तो शियो मॉम को ऑफिस में होने वाली आज सारी लड़ाई के बारे में बता रही होती है। शियो कहने लगती है कि जेंगशु सुंदर भी है और वो अपने काम में भी इतनी पैशनेट है। शियो कहती है कि मैं जब से यहाँ पर काम कर रही हूँ तो बहुत सारे लड़के जेंगशु को चेस करने के लिए आते हैं। शियोन ये बात सुनकर जेलस हो जाता है। शियो से कहता है कि तुमने बहुत बातें कर ली, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। ये कहकर शियोन बाहर आ जाता है और अब ये जेंगशु को मैसेज पढ़ता है। शियोन कहता है कि डिनर के लिए वीकेंड सही रहेगा। जेंगशु और शियोन दोनों इस डिनर के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। अब जेंगशु तैयार हो रही होती है तो इसके घर पर इसकी मॉम आ जाती है। ये तो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और अब इसकी मॉम यू से इसको मिलवाने के लिए ले आती है। जेंगशु की मॉम यू की काफी तारीफें कर रही होती है, जबकि जेंगशु ये सोच रही होती है कि इस मीटिंग को तो खत्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। जेंगशु की मॉम जबरदस्ती इसको यू से बात करने के लिए कह रही होती है, लेकिन जेंगशु तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। और अब शियू यू को मैसेज करती है कि एक बहुत अच्छी मूवी आई है, क्या आप मेरे साथ आज रात वो देखने के लिए चलेंगे। फिर जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो यू शियू से कहता है कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो हम मूवी के लिए भी कभी चले जाएंगे। जेंगशु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये अपनी मॉम की वजह से आज डिनर पर नहीं जा पाएगी और जब शियू को भी ये रिप्लाई मिलता है तो ये बहुत अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है लेकिन मैंने टिकट्स तो खरीद ली है। फिर इसको जेंगशु का ख्याल आता है, जल्दी से जेंगशु को मैसेज कर देती है कि क्या आप मेरे साथ आज मूवी देखने के लिए चलेंगी। लेकिन जेंगशु ये मैसेज देखकर कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए नहीं जा सकती। जेंगशु अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या अब हम घर चलें, लेकिन जेंगशु की मॉम इन दोनों को अकेले बाहर जाने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ शियान रात के डिनर के लिए कपड़े निकाल रहा होता है के साथ ही इसको जेंगशु का मैसेज आ जाता है कि मेरी मॉम यहाँ पर आ गई है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। ये देखकर शियान को अच्छा नहीं लगता और अब जेंगशु अपनी मॉम और यू के साथ मॉल आ गई होती है और मूवी थिएटर देखते ही इन दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों को साथ में मूवी देखनी चाहिए और टिकट्स दिखाकर कहने लगती हैं कि मैंने टिकट्स भी पहले से खरीदी हुई हैं। जेंगशु ये देख के कहने लगती है कि इतनी लेट मूवी देखना अच्छा नहीं रहेगा, वैसे भी आप कहती हैं कि हम यंग लोगों को इतनी देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मॉम जेंगशु की कोई बात नहीं सुनती, कहती है कि मैं जा रही हूँ। जेंगशु की मॉम जेंगशु का हाथ यू को पकड़ाने ही वाली होती है कि यू कहता है कि आंट मैं पहले पानी लेकर आता हूँ। और अब यहाँ पर जेंगशु मूवी के पोस्टर की पिक्चर खींच कर अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद जेंगशु और यू मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन जेंगशु तो इस मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही होती। इतने में शियान जेंगशु को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम अपनी मॉम के साथ मूवी देख रही हो। तो जेंगशु कहती है कि हाँ। शियान से पूछता है कि क्या मूवी अच्छी है, तो जेंगशु से कहती है कि तुम मेरे साथ ये मूवी क्यों नहीं देखते। तो इसके जवाब में शियान इसको एक इमोजी सेंड कर देता है और जेंगशु सोच रही होती है कि क्या इसका मतलब हाँ है। अब यू अपने फोन को चेक कर रहा होता है तो शियू ने इस मूवी की सारी स्टोरी अपने वीचैट पर पोस्ट की होती है। ये देखकर ये शियू को यहाँ पर देखने लगता है और वाकई में शियू यहाँ पर बैठकर ये मूवी देख रही होती है और यू शियू को देख लेता है। जब मूवी खत्म होती है तो जेंगशु शियू को यहाँ से जाते हुए देखती है तो जल्दी से ये यू को बाय करके चली जाती है कि कहीं शियू उसको देख ना ले। जब यू बाहर आता है तो इसकी मुलाकात शियू से हो जाती है। शियू कहती है कि काफी देर हो गई है तो क्या आप मुझे घर पर ड्रॉप कर देंगे और यू इसके लिए मान जाता है। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो शियू को यहाँ पर एक लिपस्टिक मिलती है जिसको देखकर ये यू से
पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो यू कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की है। अब शन बार में ड्रिंक करने के लिए आई होती है तो गोंजी शन को देखकर इसके पास आने लगता है, लेकिन रास्ते में एक लड़की गोंजी को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कह रही होती है। गोंजी से ये कहकर इनकार कर देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा, लेकिन शन ये देखकर जेलस हो गई होती है तो ये बाहर आ जाती है। गोंजी इसके पीछे आता है, उसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शन इससे सही से बात नहीं करते। फिर जब इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तो शन इसका भी कोई जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। जेंगशु जब घर पहुँचती है तो इसकी मॉम इसको कॉल करके पूछती है कि क्या यू तुम्हें ड्रॉप करने आया है। तो जेंगशु कहती है कि यू का घर काफी दूर था इसलिए मैंने उसको ड्रॉप करने के लिए नहीं कहा। इतने में ये देखती है कि शियोन यहाँ पर खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा है। कि जैसे ही शियोन के पास जाती है तो शियोन इसे पूछने लगता है कि तुमने किससे राइड लेने का नहीं कहा। तो जेंगशु कहती है कि हम सिर्फ दोस्त ही थे। तो जेंगशु बात को बदलते हुए कहने लगती है कि आज चांद कितना ब्राइट लग रहा है। तो शियोन इसका हाथ पकड़ लेता है। शियोन इसके करीब आता है तो जेंगशु को लग रहा होता है कि शियोन इसको किस करने वाला है, और शियोन इसको ऐसे देखकर बहुत ही हैरान हो रहा होता है। और अब शियोन भी अपने आप को इस तरह से देखकर एम्बैरेस हो रही होती है। शियोन इसके कानों को कवर करते हुए कहता है कि तुम्हारी हैट कहाँ पर है, काफी ठंड हो रही है। जेंगशु शियोन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ से गुजर रहे थे या तुम खास तौर पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। शियोन कहता है कि अभी 12 बज रहे हैं और मेरी फैमिली यूनवॉन में रहती है, तो फिर मैं भला यहाँ से कैसे गुजर सकता हूँ। ये सुनकर जेंगशु मुस्कुराने लगती है। शियोन इससे पूछता है कि क्या तुमने युनचुंग की स्पेशल रिपोर्ट के लिए फुल प्रूफ तैयार कर लिया है। तो जेंगशु कहती है कि तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं गारंटी देती हूँ कि मेरे काम में कोई भी गलती नहीं होगी। जेंगशु ये कहते हुए आगे आ रही होती है कि तुम्हें मेरे काम को सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो शियोन इसको गौर से देखने लगता है और फिर इसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम किसके साथ मूवी देखने के लिए गई थी। तो जेंगशु कहती है कि अपनी मॉम के साथ। शियोन भी इससे इसकी मॉम के बारे में पूछता है। ये कुछ कहने वाली होती है कि साथ में ही इसकी मॉम की कॉल आ जाती है। जेंगशु कॉल उठाती है तो इसकी मॉम कह रही होती है कि तुम अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई हो। तो जेंगशु शियोन से कहती है कि मेरी मॉम उसे मिलने के लिए आई है। ये कहकर जेंगशु यहाँ से चली जाती है। और अब मिस्टर गॉन के बारे में इंटरव्यू पब्लिश हो गया होता है, जिसको सभी पढ़ रहे होते हैं क्योंकि ये मिस्टर गॉन का पहला इंटरव्यू होता है। और शियोन भी अपने ऑफिस में बैठकर अंकल गॉन का इंटरव्यू पढ़ रहा होता है। अब असिस्टेंट चेन को शियोन ने अंदर बुलाया होता है और ये इसको कहता है कि चेन इंटरव्यू के बारे में जेंगशु से बात करना चाहता है, तो तुम चेन को कांटेक्ट करने में मदद कर दो। चेन जाने लगता है तो शियोन इसको रोक कर कहता है कि अभी तुम ये मत बताना कि किसके साथ इंटरव्यू करने वाली है जेंगशु, बस ये कहना कि वो मेरा दोस्त है। जेंगशु को जब असिस्टेंट चेन इस इंटरव्यू के बारे में बताने के लिए कॉल करता है तो जेंगशु कहती है कि इस महीने तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जेंगशु कहती है कि मेरी कोलीग है जो बहुत अच्छी रिपोर्टर है, मैं उसका नंबर आपको सेंड कर सकती हूँ। तो चेन कहते हैं कि ठीक है। अब जेंगशु नैन को बताती है कि युनचुंग अपने एक बहुत अच्छे दोस्त का इंटरव्यू करवाना चाहते हैं और इस इंटरव्यू के लिए मैंने उन्हें तुम्हें रेकमेंड कर दिया है। नैन ये सुनकर खुश होती है। अब इस इंटरव्यू की सक्सेस के बाद जेंगशु को जितना भी काम मिला होता है ये अपने काम को बाकी सब कोलीग्स में बांट देती है, क्योंकि इसका मकसद चीफ एडिटर बनना नहीं होता बल्कि डिजिटल मैगजीन को अपग्रेड करना है। अब असिस्टेंट चेन शियोन को बताता है कि जेंगशु तो ये इंटरव्यू नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत बिजी है, लेकिन उसने अपने कोलीग के साथ ये इंटरव्यू अरेंज करवा दिया है और उन्होंने मेरे लिए एक ग्रुप भी बना दिया है। शियोन जैसे ही सुनता है तो ये जेलस हो जाता है और गुस्से में चेन को कहता है कि जाओ जाकर मीटिंग की तैयारी करो। अब फिर से इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में मीटिंग होती है तो शियोन कहते हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने में हम जल्दी नहीं कर सकते हैं, जब तक इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते मैं कोई भी फैसला नहीं करूंगा। और आज फिर से शियू यू का लेक्चर लेने के लिए आई होती है, लेकिन लेक्चर देते हुए यू देखता है कि शियू तो यहाँ पर बैठकर इसका स्केच बना रही है। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो शियू यू से कहती है कि चले हम लंच करने के लिए चलते हैं, लेकिन यू कहता है कि मेरी क्लास है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पर यू का कोलीग आ जाता है जो इससे लंच के बारे में ही पूछ रहा होता है। इसको देखकर शियू सोचने लगती है कि शायद वाकई में यू की कोई गर्लफ्रेंड है। ऑफिस आने के बाद यूलिंग शियू को अपने पास बुलाती है और उसे कहने लगती है कि आखिर तुम इतनी देर से क्यों आई हो। शियू कहने लगती है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में लेक्चर लेने के लिए गई थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई है। तो यूलिंग कहती है कि आखिर तुम चेंगबे को ये काम अकेले कैसे करने दे सकती हो, जबकि तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं जेंगशु तुम्हें किस तरह से सिखा रही है। शियू कहती है कि लेट आना मेरा मसला है, इसके लिए तुम जेंगशु को क्यों ब्लेम कर रही हो। तो ये पूछने लगती है कि आखिर तुमने किया ही क्या है। तो चेंगबे ही बताने लगती है कि इस स्क्रिप्ट की जानकारी शियू ने ही ढूंढी थी। चेंगबे बता ही रही होती है कि ये इसको बात करने से रोक देती है। अब इस स्क्रिप्ट का फ्रेम भी इसी ने तैयार किया होता है। तो ये देखकर यूलिंग कहती है, तो ये कहने लगती है कि चेंगबे इस दफा तुम ये बनाओगी। ये कहकर यूलिंग यहाँ से चली जाती है। चेंगबे शियू से कहती है कि मेरी गलती है। तो शियू कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। और दूसरी तरफ जेंगशु अपनी रिपोर्ट के लिए इन बैटरीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। अब शियू ऑफिस में अकेले बैठकर काम कर रही होती है तो इसको यूलिंग की बातें जब याद आती है तो बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने अंकल को अपने काम की मुश्किलों के बारे में बताने लगती है कि मुझे यहाँ देर तक रुककर काम करना पड़ रहा है। शियान इसको मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम सारे ही ओवर टाइम वर्क कर रहे हो। शियू कहती है कि अभी तो सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ और जेंगशु तो आज ऑफिस आई ही नहीं। शियोन सोचने लगता है कि अगर ये ओवर टाइम वर्क
वर्क भी नहीं कर रही और ना ही ये ऑफिस आई है, तो आखिर ये कहाँ पर गई है। अब शियू यू का वीचैट देखने लगती है जहाँ पर ये बास्केटबॉल खेल रहा होता है और एक लड़की इसको पानी देने के लिए आती है। ये देखकर शियू कहती है कि मुझे वहाँ पर जाकर खुद देखना चाहिए कि आखिर मेरे कितने ओपोनेंट्स हैं। अब शियू यू से मिलने के लिए खुद यहाँ पर आ जाती है और ये यू को पानी दे रही होती है, तो यू कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास है। शियू से कहती है कि अगर आप फ्री हो गए हैं तो क्या हम डिनर करने के लिए चल सकते हैं। यू कहता है कि अगर तुम कोई भी सवाल पूछना चाहती हो तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकती हो। तो शियू कहती है कि मैं आपसे कुछ इमोशनल सवाल पूछना चाहती हूँ। तो यू कहते हैं कि शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मैं 30 इयर्स का हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इमोशनल सवालों का जवाब नहीं दे सकता। शियू कहती है कि इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए आपको एक दूसरे को जानना जरूरी है, लेकिन यू कहता है कि मेरी क्लास है, ये कहकर ये चला जाता है। जिंगशू जब वापस आ रही होती है तो ये अपने वीचैट पर पोस्ट अपलोड करती है। शियोन अब जिंगशू की पोस्ट को देख रहा होता है जिसपे ये लिखा होता है कि आज का दिन बहुत ही बिजी था। ये देखकर शियोन सोचने लगता है कि आखिर ये किस काम में इतनी बिजी है। आज जब जिंगशू ऑफिस आती है तो शियू से पूछती है कि आखिर तुम किस काम में इतना बिजी हो। तो कहती है कि मैं इंडस्ट्री में डाना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर जिंगशू थोड़ा सा हैरान होती है तो शियू कहने लगती है कि यूलिंग मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए अब मैं ये काम कर रही हूँ। जिंगशू कहती है कि तुम्हारा अपना भी ओपिनियन होना चाहिए और मैंने तुम्हारी पिछली आउटलाइन पढ़ी थी और उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफी डिटेल्ड थी, इसीलिए तुम्हें अपने पिछले ड्राफ्ट पर ही काम करना चाहिए। अब नैन इंटरव्यू लेने के लिए आ गई होती है। ये कहने लगती है कि चलिए हम जल्दी से अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हो गई है। तो नैन कहती है कि क्या आप चंजोंग नहीं है। तो यहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो नैन से कहता है कि चंजोंग मैं हूँ। जब नैन चंजोंग से मिलती है तो इससे पूछने लगती है कि तुम्हारी एज क्या है। तो चंजोंग इसको बताता है कि मैं 25 इयर्स का हूँ। नैन कहती है कि जब मैं वीचैट पर आपसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि आपकी एज काफी ज्यादा होगी। तो चंजोंग कहता है कि काम के दौरान मेरा एटीट्यूड थोड़ा मैच्योर होता है। दूसरी तरफ जिंगशू शियू के साथ बैठकर इसके ड्राफ्ट को सुपरवाइज कर रही होती है। अब जब शियू अपना काम खत्म कर लेती है तो शियोन इसको मैसेज करके पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। शियू कहती है कि आज का दिन अच्छा था और जिंगशू भी वापस आ गई है और आज काम में जिंगशू ने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। अब शियू जिंगशू से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, जबकि जिंगशू अभी भी बैठकर काम ही कर रही होती है। अब जिंगशू को शियोन का फोन आता है और ये इसको नीचे आने के लिए कहता है। जिंगशू बहुत ही खुश हो जाती है। जैसे ही जिंगशू अपने ऑफिस से बाहर आती है तो जिंगशू के ऑफिस के पास जो रेस्टोरेंट होता है उसका एम्प्लॉय जिंगशू को खाना देते हुए कहता है कि आप इतनी देर तक काम कर रही है तो मैंने सोचा कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा और ये मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। जिंगशू ये लेना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन ये लड़का बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है तो जिंगशू इससे ये खाना ले लेती है। अब ये जिंगशू से पूछने लगता है कि क्या आप बस का इंतजार कर रही हैं? आपका अकेले इंतजार करना ठीक नहीं है, तो कुछ देर मैं आपके साथ इंतजार कर लेता हूँ। इतने में शियोन यहाँ पर आता है और इसको लेकर जाने लगता है। तो ये जिंगशू से पूछता है कि क्या तुमने इस खाने के लिए पे किया है? तो जिंगशू कहती कि नहीं। तो फिर शियोन जल्दी से इस खाने का बिल पे कर देता है और जिंगशू को यहाँ से लेकर चला जाता है। शियोन काफी जेलस हो गया होता है। जिंगशू से पूछती है कि तुम यहाँ पर अचानक कैसे आए? तो शियोन कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और कहने लगता है कि मैं जिंगशू तो काफी फेमस है यहाँ पर। अब ये दोनों गाड़ी के पास जब आते हैं तो शियोन बहुत गौर से जिंगशू को देख रहा होता है और फिर इसके बाल ठीक करने लगता है। जिंगशू से पूछती कि क्या तुम ये खाना चाहते हो? तो शियोन कहता है कि खाना खाने के लिए काफी देर हो गई है। जिंगशू अब पीछे वाली सीट पर जाकर बैठने लगी होती है, लेकिन शियोन इसका दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि क्या अब तुम मुझे ड्राइवर की तरह भी ट्रीट करोगी? अब शियोन जिंगशू के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल कर खड़ा होता है और यहाँ पर यूलिंग जिंगशू को गाड़ी में बैठते हुए देख लेती है और ये इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो जिंगशू के पेट से आवाज आ रही होती है। इसको बहुत भूख लगी होती है। शियोन भी इसको गौर से देखने लगता है। जिंगशू पीछे पड़े हुए खाने को देख रही होती है और फिर ये शियोन से पूछती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो शियोन कहते हैं कि हम मिडनाइट स्नैक खाने के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही जिंगशू तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं नूडल्स खाना चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों नूडल्स खाने के लिए आ जाते हैं। जब जिंगशू का ऑर्डर आ जाता है तो ये शियोन से पूछती है कि क्या तुम वाकई में नहीं खाने वाले? यकीन करो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार है। लेकिन शियोन इसको कहता है कि तुम खा लो। जिंगशू कहने लगती है कि यहाँ के नूडल्स आप ऑर्डर करके नहीं मंगवा सकते, आपको खाने के लिए यहीं पर आना पड़ता है और लोग तो यहाँ के नूडल्स खाने के लिए बहुत लंबी लाइंस में वेट भी करते हैं। और इसको याद आता है कि ये शाओजिंग के साथ यहाँ पर नूडल्स खाने आया करती थी। लेकिन जिंगशू अपनी बात मुकम्मल नहीं करती और नूडल्स खाने लगती है, लेकिन ये देखती है कि यहाँ पर शिंगजो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है और ये शियोन से कहती है कि मुझे बाथरूम में जाना है, ये कहकर ये चली जाती है। और इतने में ही शिंगजो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाता है। शिंगजो के दोस्तों से पूछने लगते हैं कि हम इतने सालों से क्लासमेट्स हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा जिंगशू के साथ ब्रेकअप कैसे हुआ? ये सुनते ही शियोन इनकी तरफ देखने लगता है। शिंगजो कहते हैं कि ब्रेकअप उसने किया था, लेकिन ये नॉर्मल बात है। तो इसके दोस्त इसको छेड़ते हुए कहते हैं कि जिंगशू आजकल जिन लोगों से मिलती है उनका स्टेटस तुमसे तो बहुत ज्यादा हाई है। ये बात सुनकर शिंगजो गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। और अब जब जिंगशू देखती है कि शिंगजो यहाँ से जा चुका है तो ये वापस टेबल पर आकर बैठ जाती है। जिंगशू थोड़ी सी अपसेट लग रही होती है तो शियोन इसको कहते हैं कि तुम ऊपर देखो। जिंगशू अपने फोन में देखकर
कहने लगती है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लग गया है, लेकिन देखने के बाद कहती है कि ये तो पहले जैसा सुंदर है। शियान इससे इनडायरेक्टली शिंगजा के बारे में पूछना चाह रहा होता है, लेकिन जेंगशु भी इसको कोई क्लियर आंसर नहीं देती। शियान इससे पूछता है कि क्या तुम अपने नूडल्स खाओगी नहीं, तो जेंगशु कहती है कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा। ये सुनते ही शियान यहाँ से चला जाता है। ये दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो जेंगशु सोच रही होती है इसको देखकर कि आखिर इसका मूड इतना खराब क्यों लग रहा है, लेकिन जेंगशु को नींद आ रही होती है तो ये यहीं पर सो जाती है। जब जेंगशु को घर आ जाता है तो शियान इसको जगाता है। जेंगशु जाने लगती तो शियान इसको कहता है कि अब सोने से पहले खाना नहीं खाना। तो जेंगशु कहती है कुछ खाए बगैर सोने से नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जेंगशु उसको बाय बोलते हुए कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। शियान भी इसको बाय करके यहाँ से चला जाता है। जेंगशु जब घर पहुँचती है तो उसके घर पे कुछ भी नहीं होता और ये अपने लिए खाना ऑर्डर करने के लिए बैठ जाती है। दूसरी तरफ शियान एक मार्ट में जा रहा होता है। जेंगशु कह रही होती है कि अभी तक मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया है, तो साथ ही दरवाजा नॉक होता है। जब जेंगशु दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं खड़ा होता और नीचे एक टिफिन पड़ा होता है। तो जेंगशु इसको देखकर कहती है कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। तो साथ ही इसको शियान का मैसेज आ जाता है और ये खाना शियान ने इसके लिए भेजा होता है और ये खाना शियान खुद इसको देने के लिए आया होता है। शियान जब इसको मैसेज कर रहा होता है तो ये इसके घर के बाहर खड़ा होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि शियान का कोट गंदा होता है, क्योंकि असल में शियान उसी नूडल शॉप पर वापस गया होता है और ये जेंगशु के लिए नूडल्स ऑर्डर करके उनको इस टिफिन में डाल लेता है। लेकिन जब ये ऐसा कर रहा होता है तब इसका कोट गंदा हो जाता है और अब जेंगशु अपनी विंडो में देखने के लिए आती है तो शियान यहाँ से जा रहा होता है। जेंगशु जब नूडल्स खा रही होती तो ये इस बात पे बहुत खुश हो रही होती है कि शियान इसकी इतनी केयर करता है। अब जेंगशु शियान को थैंक्स का मैसेज करती है और ऐसे ही दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने लगते हैं मैसेज पर। आज जब यू लेक्चर दे रहा होता है तो इसके स्टूडेंट में से एक लड़का यू के लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसको देखकर यू को थोड़ा सा अजीब लगता है। आज मीटिंग में मिस ये इन सबको बताती है कि मिस्टर गॉन ने हमारे मैगजीन का शुक्रिया अदा करने के लिए एक डिनर अरेंज किया है। मिस ये यूलिंग से कहती है कि गॉन्जी तुम्हारा क्लाइंट है तो तुम जाओगी। तो यूलिंग कहती है कि उस दिन मैं बिजी हूँ, मेरी जगह आप जेंगशु को भेजते। ये सुनकर सबको ही बहुत अजीब लगता है कि आखिर इसको क्या हो गया है, लेकिन जेंगशु कहती है कि मैं भी बहुत बिजी हूँ इसलिए आप नैन को भेजते। अब मिस ये इन दोनों से इनके इंटर्न की प्रोग्रेस के बारे में पूछ रही होती है तो जेंगशु कहती है कि शिव काफी अच्छा काम कर रही है और बाद में मैं शिव के साथ स्पेशल रिपोर्ट पर काम करने वाली हूँ। ये सुनकर तो शिव बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कर पाऊंगी। आज शिव को यू की कॉल आती है। शिव कहने लगती है कि आज आपने पहली दफा मुझे खुद कॉल की है। तो यू कहते हैं कि आइंदा मेरी क्लास में किसी को रिकॉर्डिंग के लिए नहीं भेजना। तो शिव यू से इसके लिए माफी मांगने लगती है। यू कहने लगता है कि जो लेक्चर तुम लेने के लिए आती हो वो बहुत ही बेसिक कोर्स है, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम इसको घर में भी स्टडी कर सकती हो और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे कॉलेज में आकर पूछ सकती हो, लेकिन आइंदा से नहीं करना क्योंकि इससे मेरे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन शिव तो इसी बात पर खुश होती है कि यू ने इसको खुद कॉल की है। जेंगशु शियान को कहती है कि कल का थैंक्स करने के लिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगी। शियान कहते हैं कि ठीक है। जेंगशु कहती है कि फिर तुम मुझे काम के बाद लेने के लिए आ जाना। तो शियान जेंगशु को ओके का मैसेज कर देता है। अब शियू मिस ई को अपना ड्राफ्ट चेक करवाने के लिए आती है। मिस ई इसका ड्राफ्ट देखकर कहने लगती है कि तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल जेंगशु जैसा है। तो शियू कहती है कि जेंगशु ने मुझे सिखाया है कि एक जर्नलिस्ट सिर्फ सच की तलाश में रहता है। अब जब जेंगशु शियान के साथ जा रही होती है तो ये शियू के काम के बारे में जब शियान को बता रही होती है तो शियान कहते हैं कि तुम्हारी इंटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। जेंगशु सोचने लगती है कि इसने कभी मेरी तो तारीफ नहीं की। तो जेंगशु कहने लगती है कि शियू बहुत ही मोटिवेट है काम करने के लिए। वो अक्सर यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में भी जाती है सिर्फ प्रोफेसर यू के लेक्चर को सुनने के लिए और कहने लगती है कि मैंने भी प्रोफेसर यू के कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं। मैं भी उनके लेक्चर्स लेने के बाद खुद को मजीद लेक्चर्स लेने से रोक नहीं पाई। प्रोफेसर यू बात करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर मेरे कॉलेज में प्रोफेसर यू जैसे ही कोई हैंडसम टीचर होते तो फिर मैं यकीनन फाइनेंस स्टडी करती। ये बातें सुनकर शियान जेलस हो रहा होता है और जेंगशु भी जानबूझकर ही ये सब कुछ कह रही होती है। शियान से पूछता है कि क्या तुम भी प्रोफेसर यू को पसंद करती हो। तो जेंगशु कहती है कि कोई भला उनको कैसे पसंद नहीं कर सकता। ये सुनते ही शियान यूटर्न ले लेता है। जेंगशु कहती कि हम तो खाना खाने जा रहे थे। शियान कहते कि तुम्हें क्लासेस देना इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें उसी लेक्चर के लिए लेकर जा रहा हूँ जो तुमने मिस कर दिया है। शियान इतना जेलस हो गया होता है कि ये जेंगशु को घर पर अपने अवार्ड और सर्टिफिकेट दिखाने के लिए ले आता है। जेंगशु भी इसको जेलस देखकर खुश हो रही होती है और फिर शियान इसको अपने स्पोर्ट्स मेडल भी दिखाता है। इसको हर ईयर ही मेडल मिला होता है। जेंगशु से पूछती है कि 2019 में तुम्हें मेडल क्यों नहीं मिला। तो शियान कहता है कि उस टाइम पर मैंने मिनग्यू को छोड़ दिया था। ये सुनते ही जेंगशु से पूछती है कि आखिर तुमने मिनग्यू ग्रुप को क्यों छोड़ा था। तो शियान इसको बताने लगता है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तभी से मुझे इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे अपने डैड के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ा और मिनग्यू ग्रुप मेरे डैड और अंकल की मेहनत का नतीजा है और मुझे मिनग्यू को चलाने के लिए अपने ब्रदर इन लॉ ज्यादा सूटेबल लगते हैं। जेंगशु कहती कि इसीलिए तुमने मिनग्यू ग्रुप अपने ब्रदर इन लॉ के हवाले कर दिया। तो शियान कहता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ मिनग्यू ग्रुप को हैंडल करना डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और मेरा मकसद उन लोगों को सपोर्ट करना है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जेंगशु ये सुनने के बाद कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो कि तुम अपने सपने को फॉलो कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
ये सुनकर शियोन को बहुत अच्छा लगता है। शियोन जेंगशु से कहता है कि फिर इसका इनाम क्या है, तो जेंगशु शियोन को किस कर देती है और इतने में शियोन को इसके ऑफिस से कॉल आ जाती है। शियोन जेंगशु से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलो। तो जेंगशु कहती है कि इसके लिए मुझे अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। जेंगशु बहुत एम्बेरस फील कर रही होती है तो ये जल्दी से यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब शियोन एयरपोर्ट पहुँचता है तो ये यहाँ पर जेंगशु को भी देखता है। जेंगशु को देखने के बाद ये असिस्टेंट चेन को वापस भेज देता है। शियोन जेंगशु के पास जाकर उसका बैग पकड़ लेता है। जेंगशु कहने लगती है कि कैसा इत्तेफाक है कि मुझे भी एनचेंग की बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अब जब ये दोनों जब जा रहे होते हैं तो शियोन को यू की कॉल आती है जिसको काम के मुताल्लिक कुछ बता रहा होता है। शियोन यू से कहता है कि रिपोर्टर जेंगशु मेरे साथ इस बिजनेस ट्रिप पर है और वो बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई है। ये सुनकर यू बहुत हैरान होता है और शियोन ये कहकर फोन बंद कर देता है। जेंगशु से पूछते कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो शियोन इसको कहता है कि जिसके बारे में तुम्हें बात करना बहुत पसंद है। अब जब ये होटल पहुंच गए होते हैं, शियोन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो जेंगशु ड्राइवर से कहती है कि आप मुझे कॉनलैंड होटल ले जाएंगे। ये सुनते ही शियोन जेंगशु को गाड़ी से उतरने का कहता है तो जेंगशु उसकी बात सुनकर गाड़ी से निकल आती है। अब जेंगशु होटल को देख रही होती है तो शियोन इसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तो जेंगशु कहती है कि मैं अपने होटल जाने के लिए टैक्सी बुक करने वाली हूँ। तो शियोन कहता है कि ये तुम्हारा होटल है, ये होटल तुम्हारे वर्किंग प्लेस से बहुत करीब है, इसीलिए तुम मेरे साथ यहाँ पर ठहर रही हो। जेंगशु इस बात पे बहुत हैरान होती है कि ये इसके साथ कैसे स्टे कर सकती है। तो शियोन इसको कहते हैं कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। शियोन जेंगशु को इनके रूम्स की तरफ ले आता है। जेंगशु इसके साथ रहने वाली बात से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जैसे ही इसको पता चलता है कि ये दोनों अलग रूम्स में रहने वाले हैं तो ये जल्दी से अपना बैग उठाती है और चली जाती है अपने रूम में। अब ये यूनिवर्सिटी में होता है तो इसको एक कोरियर आता है जो कि शियू ने भेजा होता है। ये इसकी मॉम का वो एल्बम होता है जो कि किसी भी स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होता, ये एक लिमिटेड एडिशन होता है। लेकिन यू को समझ नहीं आती कि आखिर ये किसने भेजा है। जेंगशु शियोन को मैसेज करके उसका इस बिजनेस ट्रिप का सारा शेड्यूल मांगती है। शियोन इसको सेंड कर देता है। ये अभी इसको देख ही रही होती है कि साथ में इसको कॉल आ जाती है। कल के इंटरव्यू के लिए सेक्रेटरी जियांग की इसको कॉल आई होती है। जेंगशु कहती है कि मुझे कल एक काम है, तो क्या इंटरव्यू का टाइम चेंज हो सकता है। ये कहता है कि कोई मसला नहीं है, इंटरव्यू हम अगले दिन कर लेंगे। जेंगशु कहती है कि जहाँ पर एजरी ब्लू लोकेटेड है हमें वो जगह कल देखनी जानी चाहिए। तो शियोन इसके नहीं मान जाता है। दूसरी तरफ यू गॉन्जी से मिलने के लिए आया होता है। यू गॉन्जी से पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लड़की को रिजेक्ट कैसे किया जाता है कि जिसके कारण वो उदास भी ना हो। गॉन्जी से पूछता है कि तुम आखिर उस लड़की को रिजेक्ट क्यों करना चाहते हो। तो यू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं दिखाई देती और मैंने उसको गेम्स खेलते हुए देखा है। यहाँ पर शेन ड्रिंक कर रही होती है जिसको गॉन्जी देखने लगता है। गॉन्जी यू से कहता है कि अगर तुम उस लड़की को पसंद नहीं करते तो डायरेक्टली जाकर उसको इनकार कर दो, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए वो हर्ट नहीं होगी। अब शेन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है तो यू के यहाँ से जाने के बाद गॉन्जी इसके पास आ जाता है और उसको ड्रिंक करने से रोक देता है। ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। शेन इस गेम में हार जाती है तो इसको ड्रिंक करना होता है, लेकिन इसकी जगह गॉन्जी ड्रिंक करने लगता है। अब शेन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है तो गॉन्जी इसको उठा कर यहाँ से ले जाता है। और अगली सुबह जब शेन उठती है तो गॉन्जी जाने से पहले इसके लिए बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके जा चुका होता है, जिसको देखकर शेन काफी खुश हो रही होती है। यहाँ पर शेन का एक ड्रेस रखा होता है जिसको ये देख रही होती है। और जब शेन यहाँ से जाने लगती है तो इस बैग में गॉन्जी ने इसके लिए एक नोट लिखा होता है कि जब तुम उठो तो मेरे पास आ जाना, लेकिन ये साइड में गिर गया होता है तो शेन उसको देखे बगैर यहाँ से चली जाती है। अब शियोन और जेंगशु बाहर आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एक टेम्पल को देखने के लिए जा रहे होते हैं। जेंगशु स्टेयर से नीचे गिरने लगी होती है, लेकिन शियोन इसको पकड़ लेता है और इसे कहने लगता है कि देख के चलो, अगर तुम नीचे गिर गई तो फिर हमें जियांगजोंग को जानने का मौका नहीं मिलेगा। जेंगशु कहती कि मैं तो नहीं गिरूंगी और फिर शियोन इसका हाथ पकड़ कर इसको आगे ले जाने लगता है। ऐसे शियोन के साथ वॉक करना जेंगशु को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है और फिर जेंगशु चलते हुए शियोन का हाथ पकड़ लेती है। ये दोनों इस तरह से चलते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पर एक फोटोग्राफर होता है जो इन दोनों को देख कर कहने लगता है कि तुम दोनों कपल के लिए बेस्ट मैच हो। तो जेंगशु इसका हाथ छोड़कर कहती है कि हम कपल नहीं हैं। शियोन इस फोटोग्राफर से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो ये कहने लगता है कि पब्लिक आज आखिरी दिन के लिए शियागोंग टेम्पल को विजिट कर सकती है, क्योंकि इसके बाद ये 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा। और ये इन दोनों को देखकर कहने लगता है कि मैं तुम दोनों की पिक्चर लेता हूँ, तो ये तुम दोनों के लिए बहुत अच्छी मेमोरी रहेगी। शियोन से पूछता है कि क्या तुम तस्वीर लेना चाहती हो। जेंगशु कहने लगती है कि मैं यहाँ पर पहली दफा आई हूँ और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं दोबारा कब आऊंगी, इसलिए पिक्चर लेना काफी मेमोरेबल रहेगा। अब ये दोनों साथ में इस टेम्पल के आगे खड़े हो जाते हैं और ये फोटोग्राफर इनकी पिक्चर्स लेता है। ये दोनों दूर खड़े होते हैं तो फोटोग्राफर इनसे कहने लगता है कि तुम दोनों थोड़ा क्लोज हो जाओ। ऐसा करते हुए ये दोनों ही हेजिटेट कर रहे होते हैं और फिर अब ये दोनों काफी अच्छे लग रहे होते हैं तो फोटोग्राफर इनकी पिक्चर्स खींच देता है। अब ये फोटोग्राफर जेंगशु को इनकी पिक्चर्स दिखाता है, जिनको देखकर जेंगशु कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छी हैं। ये फोटोग्राफर एक पिक्चर के 99 यॉन्स ले रहा होता है। ये सुनने के बाद जेंगशु कहती है कि तुम बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो। तो ये कहता है कि ये कपल पैकेज की प्राइस है। तो जेंगशु कहती है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो ये कहने लगता है कि 51 यॉन। लेकिन शियोन जल्दी से ये पैसे इसको पे कर देता है। ये कहता है कि मैं तुम लोगों की पिक्चर्स जल्दी
तुम लोगों को भेज दूंगा। और यहाँ पर इनको एक और जगह के बारे में बता रहा होता है, उनसे कहता है कि तुम दोनों इस जगह को जाकर जरूर विजिट करो। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और कपल आ जाता है और ये फोटोग्राफर इनसे भी वही बातें कह रहा होता है जो इसने अभी इन दोनों से कही होती हैं, जिसको देखकर ये दोनों ही थोड़ा सा हैरान दिखाई दे रहे होते हैं। अब ये दोनों ऊपर आ जाते हैं तो जेंगशु एक स्टॉल के पास चली जाती है और शियोन एक दूसरे स्टॉल पर खड़ा होता है और ये जेंगशु को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। अब जेंगशु भी स्टॉल पर आ जाती है। शियोन इसको ये स्टिक्स वाला कप पकड़ाता है। जेंगशु इसको शेक करती है और इसके अंदर से एक स्टिक निकलती है। इस स्टिक पे कुछ लिखा होता है जो जेंगशु को समझ में नहीं आता है। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। अब जेंगशु ये स्टिक लेकर उसके पास चली जाती है, जो स्टिक को देखकर इसकी किस्मत का हाल बताने लगता है। कहता है कि ये साइन गुड लक की इलामत है और इन दोनों को देखकर कहने लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी ऊपर बनाई गई है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। शियोन ये सुनने के बाद सोचता है कि ये पहले ही प्यार में है, लेकिन इसको इस बात का पता नहीं है। अब जब जेंगशु इसके पास आती है तो शियोन कहता है कि क्या तुम वाकई में इस तरह की चीजों पर यकीन करती हो? तो जेंगशु कहती है कि हाँ। अब ये लोग फिर वापस उतर रहे होते हैं तो जेंगशु गिरने लगती है। तो शियोन इसको कहता है कि तुम आखिर रास्ते पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? जेंगशु इसको हाथ पकड़ के कहती है कि ये सही है। शियोन से पूछने लगता है कि तुम एज़ुरे ब्लू कब जाओगी? जेंगशु कहती है कि मैं जाने तो आज वाली थी, लेकिन तुम आज फ्री थे तो मैंने अपना शेड्यूल चेंज कर लिया। जेंगशु शियोन को बताती है कि मैंने कल एज़ुरे ब्लू की न्यूज देखी थी, जिसमें वो ये बता रहे थे कि जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनका बैटरी से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बावजूद उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैं कल तुम्हारे साथ एज़ुरे ब्लू जाना चाहती हूँ ताकि मैं हर चीज के बारे में सही से जान सकूं। जेंगशु टाइम को देखते हुए शियोन से कहती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है तो हमें अगली जगह पर चलना चाहिए। शियोन कहता है कि अभी भी एक और जगह पर जाना है। तो जेंगशु कहती है कि मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ। ये सुनकर शियोन हंसने लगता है और फिर ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ गए होते हैं। जेंगशु ने यहाँ पे भी आकर नूडल्स ऑर्डर किए होते हैं। तो शियोन कहते हैं कि तुम्हें वाकई में नूडल्स बहुत पसंद है। अब यहाँ पर जेंगशु को शियो के मैसेज आते हैं, जैसे पूछ रही होती है कि आखिर आप कब वापस आएंगी। जेंगशु से पूछती है कि क्या तुमने अपनी स्क्रिप्ट मुकम्मल कर ली है? तो शियो कहती है कि नहीं, अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी बहुत जरूरत है। तो जेंगशु कहती है कि मैं चंद दिनों बाद वापस आ रही हूँ। जेंगशु काफी मुस्कुराते हुए मैसेजेस कर रही होती है और ये देखकर शियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये किससे बात कर रही है। अब इन दोनों का खाना आ जाता है और साथ में शियो शियोन को मैसेजेस करके अब पूछने लगती है कि अब आप कब वापस आ रहे हैं। और शियो हमेशा की तरह अपनी मुश्किलों की कहानी अपने अंकल को सुना रही होती है। अब ये देखकर जेंगशु को अच्छा नहीं लग रहा होता तो शियोन इसको कहता है कि मैं अपनी नीस से बात कर रहा था। जेंगशु से पूछती है कि तुम्हारी नीस तुमसे क्या कह रही थी? तो शियोन कहते हैं कि कुछ नहीं, बस अपने गिफ्ट्स मांग रही थी। जेंगशु कहने लगती है कि अमीर लोग वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सब कुछ होते हुए भी दूसरों की चीजें मांगते हैं। जेंगशु की ये बात सुनते ही शियोन को याद आने लगता है। इसकी एक्स गर्लफ्रेंड इससे कह रही होती है कि क्या तुमने कभी अपनी फैमिली और मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? तो शियोन इससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो। तो ये कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी तुम्हें अब अपने लिए एक नई कंपनी बनाने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की प्लानिंग में मैं हूँ भी या नहीं। शियोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता तो इसकी गर्लफ्रेंड इससे ब्रेकअप कर लेती है। शियोन जेंगशु से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं एक अनरीजनेबल इंसान लगता हूँ? जेंगशु कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम हमेशा ही अपने आइडियाज के लिए लड़ते हो दूसरों से। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर आप भी उन जैसे हो जाएं तो ये कितना बोरिंग होगा, इसलिए डिफरेंट होना अच्छा है। और जेंगशु काफी एक्साइटेड होकर कहने लगती है कि तुम्हारा विजन तो काफी अच्छा है क्योंकि तुमने मुझे चूज किया है। ये सुनकर शियोन इसे गौर से देखने लगता है। जेंगशु को भी रियलाइज होता है कि इसके मुंह से गलत बात निकल गई है तो कहने लगती है कि तुमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट के लिए मुझे चुना है। शियोन स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरी नजर वाकई में ही काफी अच्छी है और ये कहते हुए ये जेंगशु को देख रहा होता है। अब ऑफिस में बैठकर शियो सोच रही होती है कि आखिर अब तक यू ने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि आखिर मैंने उसको वो कोरियर क्यों भिजवाया। शियो से तो इंतजार ही नहीं हो रहा होता तो ये यू को मैसेज करके पूछती है कि क्या आप अपने काम से फ्री हो गए हैं। तो यू इसको रिप्लाई करता है कि हाँ। शियो उसको डिनर पर इनवाइट करती है लेकिन यू इसके लिए नहीं मानता और फिर ये यू को मैसेज करती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करना चाहते हो। अब यू को गौंजी की बात याद आती है कि अगर तुम्हें ये लड़की नहीं पसंद तो तुम उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो। तो यू लिख देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये मैसेज देखते ही शियो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यू उसको मैसेज करता है कि तुम्हें बिला वजह डिनर पर पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। तो शियो कहती है कि प्रोफेसर यू ने मुझसे बात की है, इस खुशी में तो मैं आपको 10 दफा डिनर पर लेकर जा सकती हूँ। तो ये उसको कहने लगता है कि अगर तुम्हारी जॉब तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रही है तो तुम्हें अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कोई गेम खेलनी चाहिए और अगर ये भी तरीका काम ना करे तो तुम अपनी जॉब भी बदल सकती हो। शियो तो ये देखकर अपसेट हो गई होती है कि यू इससे किसी बहाने बात ही नहीं कर रहा होता। इसके बाद शियोन और जेंगशु अपने होटल वापस आ गए होते हैं। तो जेंगशु शियोन से कहती है कि आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, उसके लिए थैंक्स। शियोन इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और जेंगशु अपने रूम में जाते हुए सोच रही होती है कि मैंने इसको थैंक्स बोला है तो इसको मुझे वेलकम तो बोलना चाहिए था ना। जेंगशु अपने रूम में जाने
बताने वाली होती है कि शियोन डोर के लोग पर हाथ रख देता है। इससे कुछ कहने वाला होता है कि यहाँ पर शियोन को कॉल आ जाती है और जिंगशू अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही जिंगशू अंदर आती है तो इसको शेन की कॉल आती है जो इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाह रही होती है, लेकिन जिंगशू इस बारे में शेन से कोई बात नहीं करती और कॉल बंद कर देती है। अब गॉन्जी ने इसको एसडी ब्लू वाले प्रोजेक्ट के बारे में ही शियोन को बताने के लिए कॉल की होती है। जैसे ही शियोन कॉल बंद करता है तो इसको ये फोटोग्राफर इनकी पिक्चर्स भेज देता है। शियोन इन पिक्चर्स को देखने लगता है और अब ये दोनों एक दूसरे को गुड नाइट का मैसेज करते हैं। अगली सुबह ये दोनों ही एक साथ तैयार होकर अपने रूम से निकलते हैं और फिर ये दोनों एसडी ब्लू आ जाते हैं। जिंगशू शियोन से कहती है कि हमें यहाँ पर इंतजार करते हुए 20 मिनट हो गए हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हें कब पिक करने के लिए आ रहे हैं? तो शियोन कहता है कि नहीं। और इतने में ही यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो इनसे कहता है कि मैं आपको इस जगह का टूर करवाता हूँ। अब ये दोनों जियांगजोंग से मिलने के लिए आ गए होते हैं। जियांगजोंग शियोन से पूछता है कि आखिर ये कौन है? तो शियोन इससे कहता है कि ये मेरी स्पेशल असिस्टेंट है। शियोन जियांगजोंग से कहने लगता है कि ज़ियोर ब्लू और युनचुंग की जो कॉपरेशन है ये बहुत ही अहम है, इसीलिए मैं आपसे खुद मिलने के लिए आया हूँ। अब शियोन जियांगजोंग से कार्स के होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बात करता है तो जियांगजोंग कहता है कि मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना। शियोन बताता है कि ये एक्सीडेंट तब हुआ था जब मेरी स्पेशल असिस्टेंट कार में थी। और फिर जिंगशू इस सारे कार एक्सीडेंट की डिटेल जियांगजोंग को बताने लगती है। ये सुनने के बाद जियांगजोंग कहता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हर तरह के प्रोडक्ट में आ जाती हैं और खास तौर पर गाड़ियों में। ये बिल्कुल तुम्हारी कंपनी की तरह है, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो? ये बिल्कुल तुम्हारी कंपनी की तरह है, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारा हर प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल होगा और उसमें कोई रिस्क नहीं होगा? और वैसे भी जिस बारे में तुम लोग बात कर रहे हो उसका बैटरी से कोई भी लेना देना नहीं है। और कहने लगता है कि अगर इस तरह की बात है तो मुझे नहीं लगता कि युनचुंग और हमारी डील हो पाएगी। शियोन कहता है कि आप इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इस तरह के 18 केसेस हो चुके हैं कि आपके पास इनका कोई सोल्यूशन है? तो जियांगजोंग कहते हैं कि जो सवाल तुम पूछ रहे हो वो मेरे कंपनी के सीक्रेट्स है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो जियांगजोंग कहता है कि हमारे पास अभी भी 6 कंपनीज हैं जिनमें से हम 3 कंपनीज को चुनेंगे। तुम्हें वापस जाकर जल्दी से अपने लिए कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढना चाहिए और तुम्हें अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी ढूंढनी होगी। ये सुनकर जिंगशू को अच्छा नहीं लगता। ये कहने लगती है कि मैं आपको बहुत एडमायर करती थी, लेकिन इमेजिनेशन और हकीकत में बहुत ही ज्यादा फर्क है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ज़ियोर ब्लू से आने के बाद ये दोनों लंच करने के लिए आ जाते हैं। जिंगशू से पूछने लगती है कि क्या युनचुंग के सारे शेयर होल्डर्स यही चाहते हैं कि तुम्हें ज़ियोर ब्लू के साथ ही प्रोजेक्ट करो? तो शियोन कहता है कि हाँ। जिंगशू कहती है कि वो ये बात भी नहीं जानते कि तुम रिसर्च के लिए एनचंग आए हो, लेकिन ये परेशान होती है कि इसने जो कुछ जियांगजोंग से कह दिया है उसके कारण कहीं शियोन को नुकसान ही ना हो जाए। तो शियोन कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट को लेकर सभी शेयर होल्डर्स के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। मैं इस तरह के प्रोडक्ट में पैसे तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर कंपनी का आगे से इस तरह का रवैया हो, लेकिन अगर कंपनी अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई सोल्यूशन ही ना तलाश करे तो फिर मैं इस इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा रिस्की समझता हूँ। और इसने जियांगजोंग को और भी जो बातें कही होती हैं उसको शियोन अप्रिशिएट कर रहा होता है। अब ये दोनों शियोन की ड्राइवर का इंतजार कर रहे होते हैं। ये इससे कार के बारे में पूछती है तो शियोन इससे कहता है कि मास्टर फांग किसी वजह से यहाँ नहीं आ सकते। जिंगशू कहती है कि ठीक है फिर हम टैक्सी बुला लेते हैं। तो शियोन कहता है कि मैं दूसरों की गाड़ियों में सफर नहीं करता। जिंगशू कहती है कि फिर क्या हम इंतजार करते रहेंगे? तो शियोन कहता है कि तुम जा सकती हो। ये कहकर ये खुद आगे चला जाता है। जिंगशू और शियोन वॉक कर रहे होते हैं तो जिंगशू कहने लगती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और रिटायरमेंट के लिए काफी अच्छी जगह है। शियोन कहता है कि तुम अभी अपने करियर की टॉप पर हो और तुम अभी से रिटायरमेंट के बारे में सोच रही हो। तो जिंगशू कहती है कि मुझे नहीं पता, अभी तुम्हारे साथ यहाँ पर वॉक करते हुए मुझे अचानक से ही फ्यूचर का ख्याल आ रहा है। शियोन इसकी ये बात सुनते ही रुक जाता है और इसे पूछने लगता है कि तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। जिंगशू कुछ सोच ही रही होती है और इसको यहाँ पर ठंड लग रही होती है तो शियोन जल्दी से अपना कोट उतार कर जिंगशू को दे देता है। कोट पहनाते हुए शियोन जिंगशू को बहुत गौर से देख रहा होता है। शियोन जिंगशू के करीब ही आने वाला होता है कि यहाँ पर इसको शिव की कॉल आ जाती है। शियोन इसकी कॉल उठाकर कहता है कि जब तुम्हें कोई मसला हो तभी कॉल किया करो। इसने बात काफी गुस्से में कही होती है तो शिव भी सोच रही होती कि आखिर अंकल मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं कॉल करने पर। और अपने अंकल के इस बिहेवियर से शिव ये अंदाजा लगाती है कि मेरे अंकल जरूर किसी लड़की के साथ हैं। अब शिव यू को मैसेज करके कहती है कि क्या आपको मेरा दिया हुआ सरप्राइज मिल गया है? तो ये इस पैकेज को देखकर कहता है कि हाँ मुझे मिल गया है, लेकिन ये एल्बम बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए जब तुम दोबारा मेरा लेक्चर लेने के लिए आओगी तो इनको वापस ले जाना। तो शिव कहती है कि किसी को गिफ्ट देने से पहले प्राइस नहीं देखी जाती। और अब ये यू को मैसेज करके कहती है कि आप अभी चाइना वापस आए हैं तो आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट ट्राई नहीं किए होंगे, तो क्यों ना आप मेरे साथ अभी डिनर पर चलें। लेकिन यू कहता है कि मेरे पास आज वक्त नहीं है। शिव यू को मैसेज करती है कि मैं आपके काम खत्म होने तक का इंतजार कर सकती हूँ या फिर हम आपकी यूनिवर्सिटी के करीब किसी रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। लेकिन यू इसके
अकेले भी नहीं मानता। अब ये दोनों होटल वापस पहुँच गए होते हैं। जिंगशु शियोन का कोट उतारने वाली होती है कि तो शियोन अपना कोट पकड़ लेता है, कहने लगता है कि तुमने अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। तो जिंगशु कहती है कि मैंने अभी इसका जवाब नहीं सोचा है। तो शियोन कहता है कि तुम आराम से इसका जवाब सोच सकती हो। जिंगशु कहती है कि मेरा इंटरव्यू है कल, तो मुझे उसके लिए आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। ये जल्दी से इसको गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती है। अब यू काम कर रहा होता है। यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है जो कहता है कि हैंडसम और यंग प्रोफेसर यू का ऑर्डर आ गया है। ये सुनते ही इसके कोलीग्स उसको देखने लगते हैं और यू को भी ये सुनने के बाद एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। यू शिव को थैंक्स का मैसेज करता है। तो शिव कहती है कि अगर तुम वाकई में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने खाने की एक पिक्चर लेनी होगी और तुम वो मुझे सेंड कर दो। यू इसको पिक्चर सेंड कर देता है और साथ ही इसके कोलीग्स आकर पूछने लगते हैं कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड ने भेजा है। यू इनको कहता है कि नहीं, लेकिन इसके कोलीग्स इसके इनकार का यकीन नहीं करते, यहाँ से चले जाते हैं। शिव ने इसकी पिक्चर से अंदाजा लगा लिया होता है कि आखिर यू को खाने में क्या पसंद है और इसके बारे में मैसेज यू को सेंड भी कर देती है। शिव उसको मैसेज करके कहती है कि तुम्हें युवा शोन का खाना जरूर पसंद आएगा, अगली दफा हम वहाँ पर खाना खाने के लिए चलेंगे। यू उसको मैसेज करके कहता है कि मेरे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि मैं किसके साथ खाना खा रहा हूँ। और साथ में उसको ये भी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे साथ ये सब काम करके बहुत खुश होगा। जो तो बहुत अपसेट हो जाती है कि ये एक बार फिर रिजेक्ट हो गई है। अब जिंगशु काम कर रही होती तो शियोन इसे ड्राफ्ट भेजता है और कहते हैं कि मैंने ये तुम्हें इसलिए सेंड किया है ताकि आउटलाइन प्रिपेयर करते हुए तुम्हारा थोड़ा सा वक्त बच जाए। ये देखकर जिंगशु काफी खुश होती है। अब अगली सुबह जब ये तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है तो शियोन इसका इंतजार कर रहा होता है। फिर ये दोनों जब पार्किंग लॉट में आते हैं तो मास्टर फैंग जिंगशु को कॉफी देकर कहते हैं कि ये शियोन ने स्पेशली आपके लिए ऑर्डर करवाई है। शियोन अपने ड्राइवर को गुस्से से देख रहा होता है कि इसे इसका नाम नहीं मेंशन करना था। अब जब जिंगशु इंटरव्यू की जगह पर पहुंच जाती है तो उतरते हुए ये शियोन को कॉफी और राइड के लिए थैंक्स बोलती है। जैसे ही जिंगशु अंदर चली जाती है तो मास्टर फैंग शियोन से पूछता है कि हमें कहाँ पर चलना है। शियोन कुछ सोच रहा होता है तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। असिस्टेंट जाकर जियांगजोंग को बताता है कि फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस से जर्नलिस्ट इंटरव्यू करने के लिए आई है। तो जियांगजोंग कहता है कि उसको थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहो। ये सुनते ही जिंगशु खुद अंदर आ जाती है। जियांगजोंग आज फिर से जिंगशु को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और इससे कल के बारे में पूछने लगता है। तो जिंगशु उसको बताती है कि मैं और मिस्टर शियोन अच्छे दोस्त हैं। जियांगजोंग कहने लगता है कि तुम्हारा सोशल सर्कल काफी अच्छा है और अगर तुम शियोन की इतनी अच्छी दोस्त हो तो फिर हम युनचंग के साथ कोऑपरेशन करने का सोच सकते हैं। जिंगशु कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज को प्रोफेशनली हैंडल करें। और अब जिंगशु जियांगजोंग के साथ अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर देती है। अब इंटरव्यू के आखिर में जिंगशु इन कार एक्सीडेंट के होने का कारण पूछती है तो जियांगजोंग कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इस मैगजीन के पढ़ने वाले एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। जिंगशु कहती है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। जियांगजोंग कहता है कि तुम युनचंग में पहली दफा आई हो तो मैं तुम्हें यहाँ की स्पेशल टी पिलाता हूँ, ये इसके लिए लेकर आता है। लेकिन जिंगशु कहती है कि मुझे टी के बारे में इतना पता नहीं है, इसलिए आप इतनी कीमती टी मुझ पर जाया नहीं करें। और अब ये जियांगजोंग से आखिरी सवाल पूछती है कि इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या फिर रिसर्च पर पैसा खर्च करेंगे। ये बात सुनकर जियांगजोंग मुस्कुराने लगता है और अब जियांगजोंग जिंगशु से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल में आप ज़ेनलैंड कंपनी के बारे में अच्छा ही लिखेंगी, क्योंकि बिजनेस को यहाँ तक लाना बहुत ही मुश्किल है। इसके जवाब में जिंगशु कहती है कि अगर आपको इस बात का डर है कि एक आर्टिकल के कुछ शब्दों से आपकी कंपनी का फ्यूचर तबाह हो सकता है तो फिर आपको अपनी कंपनी को लेकर सोचना चाहिए। अब जियांगजोंग जा रहा होता है कि इन्वेस्टमेंट से पहले जिंगशु इस आर्टिकल में सिर्फ ज़ेनलैंड कंपनी की खूबियों को ही बयान करे। तो जिंगशु कहती है कि मैं इस आर्टिकल में ज़ेनलैंड कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में भी लिखूंगी और कंपनी को जिन मुश्किलों का सामना है वो भी मैं अपने रीडर्स तक पहुंचाना चाहती हूं। और जिस तरह का कंटेंट आप मुझे लिखने के लिए कह रहे हैं तो फिर आप खुद ही ऐसा कंटेंट लिखवा कर अपनी कंपनी के अकाउंट पर अपलोड ही क्यों नहीं कर देते। ये कहकर जिंगशु यहाँ से चली जाती है। शियोन यहीं पर जिंगशु का तब से इंतजार कर रहा होता है। अब जिंगशु जब कंपनी से बाहर आ रही होती है तो जियांगजोंग का असिस्टेंट इसको कुछ गिफ्ट दे रहा होता है जो जिंगशु लेने से इनकार कर रही होती है। इतने में ही शियोन इसको लेने के लिए आ जाता है तो जिंगशु से कहती है कि मैं तुम्हें आज डिनर पर लेकर जाऊंगी। अब ये दोनों जब गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो जिंगशु को अपनी मॉम की कॉल आ जाती है जो इसको कह रही होती है कि तुम्हें जब भी मौका मिले तो तुम यू को डिनर पर लेकर जाना। शियोन इसके साथ होता है तो ये जल्दी से ये सुनकर फोन बंद कर देती है। आज शियू फिर से यू की क्लास में आई होती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है ये यू से कहती है कि आप मेरे साथ लंच पर चल सकते हैं। तो यू कहता है कि मेरे साथ ऑफिस में आओ और यू इसको इसकी मॉम का एल्बम वापस कर रहा होता है। यू कहने लगता है कि ये बहुत महंगा है। शियू कहती है कि मैंने आपको सोंग्यो के कॉन्सर्ट पर देखा था तो मुझे लगा कि ये आपकी फेवरेट सिंगर है तो मैंने आपके लिए ये एल्बम बुक करवा लिया और यकीन करेंगे बिल्कुल भी महंगा नहीं है। यू कहता है कि म्यूजिक को दिल से सुना जाता है लेकिन अगर तुम ये सिर्फ मुझे खुश करने के लिए दे रही हो तो तुम इसको वापस ले जाओ। शिव कहती है कि मैं इनको घर पर ले जाती हूँ और आपके लिए संभाल कर रख लेती हूँ क्योंकि आपको फ्यूचर में रियलाइज हो जाएगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है बल्कि मैंने अपनी खुशी से दिए हैं आपको। यू कहता है कि मैं अपने लिए तुम्हारी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल
नहीं है और ना ही हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। शिव कहती है कि तुम ये नहीं कह रहे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, हम एक दूसरे को जानने के लिए वक्त दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स में आप रिजल्ट का सोच कर शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको मुझे आपके बारे में जानने का मौका देना है। युको यहाँ पर कॉल आ जाती है और ये इसको सुनने के लिए चला जाता है, लेकिन आज यू शिव की ये बात सुनकर सोच में पड़ गया होता है। इसके बाद शियोन बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है और अब ये गॉन्जी और यू के साथ मीटिंग कर रहा होता है। यू शियोन से कहता है कि तुमने मुझे जो रिपोर्ट बनाने का कहा था वो तैयार हो गई है। इसके बाद शियोन और जेंगशु एक दूसरे की वीचैट की पोस्ट को देख रहे होते हैं। अब जेंगशु ने अपना आर्टिकल कंप्लीट कर लिया होता है। मिस ये कहती है कि तुम्हारा आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे इसी आर्टिकल की वजह से चीफ एडिटर ने मुझसे आधा घंटा इस पर डिस्कशन की है। क्या तुम जानती भी हो कि अगर ये आर्टिकल पब्लिश हो गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जेंगशु कहती है कि मैंने इस आर्टिकल में सच्चाई ही लिखी है और मुझे लगता है कि इस आर्टिकल को पब्लिश होना चाहिए। तो मिस ये कहती है कि अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर जाकर इसको पब्लिश कर दो। जेंगशु खुशी खुशी मिस ये के ऑफिस से बाहर चली जाती है। आज जेंगशु फाइनेंस डिपार्टमेंट की मिस्टर चू से मिलने के लिए आई होती है। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कॉल करके चेनली को सब के बारे में बता रही होती है और जब ये रिपोर्टर का नाम जेंगशु सुनती है तो कहती है कि मिस्टर चू अभी मीटिंग में है, उसको रिसेप्शन एरिया में थोड़ा सा इंतजार करवाओ। अब जेंगशु यहाँ पर इंतजार करने के लिए बैठ जाती है। अब इसको इंतजार करते हुए काफी देर हो गई होती है और यहाँ पर शियोन का असिस्टेंट चेन जा रहा होता है और ये जेंगशु को देखकर इसके पास आकर पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जेंगशु कहती है कि मैं तो यहाँ पर मिस्टर चू से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन वो भी मीटिंग में है। ये सुनने के बाद असिस्टेंट चेन यहाँ से चला जाता है और आकर सारी बात शियोन को बताता है। शियोन इससे पूछता है कि जेंगशु कब से इंतजार कर रही थी। असिस्टेंट चेन कहता है कि वो काफी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन जब मैंने जाकर पूछा तो मिस्टर चू की तो आज कोई भी मीटिंग नहीं थी। शियोन कहते हैं कि ठीक है, अब तुम बाहर जा सकते हो। और अब शियोन कॉल करता है, जिसके फौरन बाद ही मिस्टर चू जेंगशु से मिलने के लिए आ जाते हैं। ये जेंगशु से इतना वेट करने के लिए माफी मांग रहे होते हैं और फिर जेंगशु को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और मिस्टर चू को शियोन ने पर्सनली खुद कॉल की होती है। जेंगशु जब मिस्टर चू के साथ ऑफिस जा रही होती है तो यहाँ पर ये काम करता हुआ चेनली को देखती है और सोचने लगती है कि शियोन ने इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखवाया हुआ है। चेनली ये देखकर बहुत हैरान हो रही होती है कि आखिर जेंगशु को मिस्टर चू खुद क्यों अपने ऑफिस में लेकर जा रहे हैं। अब जो जेंगशु का काम होता है वो हो चुका होता है तो मिस्टर चू से कहते हैं कि अगली दफा अगर आप यहाँ पर आए तो आप मुझे डायरेक्टली खुद कांटेक्ट कर लीजिएगा। जेंगशु इनको बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। जेंगशु के जाने के बाद ये चेनली को अपने ऑफिस में बुलाता है और इसे पूछने लगते हैं कि मेरी इस जर्नलिस्ट से 3 बजे मीटिंग थी, लेकिन तुमने मेरी दूसरी मीटिंग पहले क्यों करवा दी? वो कब से यहाँ पर आकर मेरा इंतजार कर रही थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। चेनली कहने लगती है कि मुझे लगा कि बैंक की मीटिंग ज्यादा अहम है। ये जवाब सुनकर मिस्टर चू इस पर चिल्लाने लगते हुए कहते हैं कि तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि ये डिसाइड करो कि कौन सी मीटिंग मेरे लिए अहम है और कौन सी नहीं। बाहर आने के बाद चेनली को जेंगशु पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जेंगशु यहाँ से जा रही होती है तो इसको लिफ्ट में शियोन मिलता है। लिफ्ट में आने के बाद जेंगशु सोच रही होती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जैसे ही लिफ्ट रुकती है तो शियोन जेंगशु का हाथ पकड़कर इसको यहाँ से लेकर जाने लगता है। सभी लोग इनको इस तरह से देखकर हैरान हो रहे होते हैं। शियोन इसको अपने ऑफिस में ले आता है। अब ये दोनों यहाँ पर काम करने के लिए बैठ जाते हैं और साथ ही जेंगशु के लिए लेमनेड आ जाता है जो कि शियोन ने ऑर्डर करवाया होता है। अब रात तक ये दोनों यहीं पर इस तरह से काम करते रहते हैं। जेंगशु बाहर आकर असिस्टेंट चेन से कहती है कि मैं शियोन के लिए लेमन वाटर बनवाना चाहती हूँ। तो असिस्टेंट चेन इसको बताता है कि वो ड्रिंक हमने कंपनी में नहीं बनाई थी। ये सुनकर जेंगशु हैरान होती है तो असिस्टेंट चेन बताने लगता है कि ये ड्रिंक खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार करवाई गई थी क्योंकि शियोन को ये पता चल गया था कि तुमने नीचे बैठकर बहुत ज्यादा कॉफी पी ली है। असिस्टेंट चेन इसको ये भी बताता है कि शियोन को मालूम था कि तुम कब से नीचे बैठकर इंतजार कर रही हो। ये सुनकर जेंगशु को बहुत खुशी होती है। अब जैसे ही जेंगशु शियोन के लिए सिंपल लेमनेड लेकर अंदर आ रही होती है तो इसकी टक्कर शियोन से हो जाती है और ये लेमनेड शियोन के कपड़ों पर गिर जाती है। जेंगशु से सॉरी करती है तो शियोन कहते कि कोई बात नहीं। जेंगशु से पूछते कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो शियोन कहता है कि नहीं। तो जेंगशु कहती है कि फिर तुम बाहर क्या करने के लिए आ रहे थे। और अब दिखाया जाता है कि शियोन नोटिस करता है कि काफी देर से जेंगशु बाहर गई हुई है तो ये जेंगशु को चेक करने के लिए आ रहा था बाहर, लेकिन ये जेंगशु को बताता है कि मैं तो कॉफी लेने के लिए बाहर आ रहा था। लेकिन जेंगशु कहती है कि तुम कॉफी की बजाय इसको पी लो। शियोन इस लेमनेड को पीकर जेंगशु को कहता है कि तुम्हें मेरा थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। शियोन जेंगशु से कहता है कि काम खत्म हो गया तो हम कहीं खाना खाने के लिए चलते हैं। जेंगशु से पूछते कि हम कहाँ जा रहे हैं तो शियोन कहता है कि हम तुम्हारी बताई हुई जगह पर जाएंगे। अब जेंगशु इसको एक जगह पर ले आई होती है जिसको शियोन बहुत गौर से देख रहा होता
है। जेंगशु इसको अंदर लेकर जाते हुए बताती है कि ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है, तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए। अंदर आने के बाद जेंगशु इसको बैठने का कहते हैं, लेकिन शियोन बैठ नहीं रहा होता। तो फिर जेंगशु इसके लिए सीट को साफ कर देती है, लेकिन शियोन को अभी भी ये जगह बहुत गंदी लग रही होती है, तो ये टिश्यू से टेबल को साफ करने लगता है। अब शियोन जेंगशु का स्पेशली बनाया हुआ हॉटपॉट खाने वाला होता है कि इसको शियू की कॉल आ जाती है, जो कि बहुत ही परेशान होती है और अपने अंकल को अपने पास जल्दी बुला रही होती है। शियोन से पूछता है कि पहले रिलैक्स हो जाओ, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। शियू उसको बताती है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस के पास हूँ, मेरी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए आगे आया और जब मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो वो नीचे गिरा हुआ था। मैंने इस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन इसने कहा कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और ये मुझे पुलिस को भी नहीं बुलाने दे रहा। शियोन कहता है कि तुम परेशान नहीं हो और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। शियोन कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो जेंगशु से पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। शियोन कहता है कि मेरी नीज को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। जेंगशु अपसेट होकर कहने लगती है कि तुम चले जाओ, मैं अकेले ही हॉटपॉट खत्म करके खुद ही घर चली जाऊंगी। शियोन को भी पता होता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है, लेकिन फिर भी ये इसके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ शियू की गाड़ी के पास और भी बहुत सारे लोग जमा हो गए होते हैं और शियू इस आदमी से कह रही होती है कि मैंने बहुत आराम से गाड़ी रोकी है और मैंने तुम्हें हिट नहीं किया। शियू कहती है कि मैं एम्बुलेंस की और पुलिस को कॉल कर देती हूँ, खुद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कहने लगता है कि मेरे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं है। शियू कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। ये आदमी कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, बाकी मैं सब कुछ खुद ही देख लूंगा। अब यहाँ से यू भी गुजर रहा होता है, जो शियू को यूँ खड़े हुए देखता है, लेकिन शियू उसको कह रही होती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारा क्या चला जाएगा मुझे थोड़े से पैसे देने से। शियू कहती है कि मैं पुलिस को ही कॉल कर लेती हूँ, देखते हैं कि पुलिस मुझे अरेस्ट करती भी है या नहीं। यहाँ पर जो दूसरे आदमी खड़े होते हैं वो भी इसको यही कह रहे होते हैं कि तुम पैसे देकर इस मामले को खत्म करो, तुम्हारे कारण रोड ब्लॉक हो गई है। शियू कहने लगती है कि बात पैसों की नहीं, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। अगर मेरी गलती होती तो मैं जितने मर्जी पैसे देने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन अब चूंकि मेरी गलती नहीं है तो मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। इतने में यू यहाँ पर आता है और जो आदमी इसको पैसे देने का मशवरा दे रहे होते हैं, यू इनसे कहने लगता है कि ये थोड़े से ही पैसे हैं, तो आप इस बूढ़े आदमी को क्यों नहीं दे देते। ये सुनते ही ये आदमी यहाँ से चले जाते हैं और यू इस बूढ़े आदमी से कहने लगता है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये सारा मामला हल हो सकता है। ये सुनते ही ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी टांग अब इतनी दर्द नहीं कर रही और ये फौरन ही यहाँ से चला जाता है। यू इसका शुक्रिया अदा करती है। यू कहता है कि शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम किया है। ये कहकर यू यहाँ से चला जाता है और यू के यहाँ से जाते ही यहाँ पर असिस्टेंट चेन आ जाता है। जब शियोन घर पर आता है तो ये शियू से पूछता है कि तुम आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस में क्या करने गई थी। तो शियू कहती है कि मैं सिर्फ अपने दोस्त से मिलने गई थी। शियू शियोन के कोट को स्मेल करके कहती है कि क्या तुम आज हॉटपॉट खाने गए थे। शियू तो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और इससे पूछने लगती है कि आखिर मेरी मॉम के अलावा आपको और कौन हॉटपॉट खिला सकता है। शियोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता, तो शियू कहती है कि ये जरूर आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी। तो शियोन इससे कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। शियू कहती है कि कभी भी मेरे अंकल ने मुझे इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, यकीनन मेरे अंकल किसी से मिल रहे हैं। गॉन्जी की मुलाकात शेन से होती है और ये शेन से कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। तो शेन कहती है कि शायद मैंने देखा नहीं होगा। गॉन्जी कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही शेन का फ्रेंड आकर इसको यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन गॉन्जी इसको रोक लेता है। जो इसका फ्रेंड होता है दाओजोंग, वो गॉन्जी को पीछे करके कहने लगता है कि आखिर तुम्हें सब मसला क्या है। शेन दाओजोंग को रिलैक्स करने का कहती है। गॉन्जी कहने लगता है कि मैं वाकई में ही एक बहुत जरूरी बात तुमसे करना चाहता हूँ। इतने में गॉन्जी की दोस्तें मियाज आती हैं, जिसको ड्रिंक करने के लिए बुला रही होती हैं। ये देखकर शेन अंदर चली जाती है। अब शियो अपने रूम में सोच रही होती है कि यू ने आज मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मुझे उसको डिनर पर इन्वाइट करना चाहिए। अब यू को शियो के मैसेज आते हैं कि आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। इस बार यू डिनर के लिए मान जाता है और ये मैसेज देखकर शियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज जेंगशु ऑफिस पहुंचती तो शियो सबसे पहले काम पर आई होती है। ये देखकर जेंगशु से पूछती कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रही हो। शियो कहती है कि आज मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैं जल्दी काम पर आ गई हूँ। जेंगशु से पूछती कि तुम एक्साइटेड क्यों हो, तो शियो इसको सारी कहानी बताती है। शियो कहती है कि मैंने अपने अंकल को बुलाया, लेकिन मेरे अंकल नहीं आए और उसी वक्त क्राउड में से एक आदमी मेरी मदद करने के लिए आ गया। जेंगशु कहती है कि क्या तुम उस आदमी को पसंद करती हो। शियो कहती कि हाँ। जेंगशु कहती कि क्या वो भी तुम्हें इंटरेस्टेड है। शियो कहती कि ऐसा हो सकता है। जेंगशु कहती कि अगर ऐसी बात है तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। शियो कहती कि आप फिक्र नहीं करें। जेंगशु कह रही होती लेकिन तुम्हारे अंकल के बर्ताव में मुझे हैरत हो रही है, तुम्हारी मदद के लिए जरूर आना चाहिए था। शियो कहती है लेकिन मैं इसके लिए अपने अंकल को ब्लेम नहीं करूंगी। अगर मुझे किसी को ब्लेम करना चाहिए तो अपनी अंकल की गर्लफ्रेंड को। ये सुनते ही जेंगशु को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा एहसास होता है। दूसरी तरफ शियोन मीटिंग में होता है, अपने शेयर होल्डर से कहता है कि एज़्योर ब्लू में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन सीनियर्स कह रहे होते हैं कि तुम्हें सिर्फ इतनी छोटी सी बात की
फिक्र नहीं करनी चाहिए और एज्योर ब्लू में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरा सीनियर कहने लगता है कि एज्योर ब्लू इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप कंपनी है, इसीलिए एज्योर ब्लू में इन्वेस्टमेंट करके हमें बहुत फायदा हासिल होगा। तो शियोन कहने लगता है कि जब एज्योर ब्लू को ये इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो वो इसको अपनी प्रोडक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एज्योर ब्लू को जो मसले आ रहे हैं बैटरीज में वो उसको सॉल्व नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो हमें भी कोई फायदा हासिल नहीं होगा। लेकिन ये सब कह रहे होते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। गॉन्जी कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई मसला हुआ तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ये बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। आज शियोन के डैड अंकल गॉन के पास आए होते हैं। अंकल गॉन शियोन के डैड से कहते हैं कि क्या फिर से टियान और जांग की वजह से तुम परेशान हो। शियोन के डैड कहने लगते हैं कि टियान और जांग इस बात पर कंप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उसने खुद ही स्टार्ट किया था और एक छोटे से मसले पर वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। उसे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं है और शियोन की कंपनी सही से चीजों को मैनेज नहीं कर रही है। अंकल गॉन हंसते हुए सारी बातें सुन रहे होते हैं। अगली सुबह जब शियोन ऑफिस आता है तो यू यहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है, जो कि शियोन को आर्टिकल पढ़ने के लिए दे रहा होता है। शियोन कहता है कि मैं देख चुका हूँ, ये वो आर्टिकल होता है जो कि जेंगशु ने एज्योर ब्लू पर लिखा है। यू ये आर्टिकल शियोन को पढ़कर सुना रहा होता है और इसके अंदर जेंगशु ने एज्योर ब्लू को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी डिस्कस किया होता है। यू कहता है कि अब चूंकि तुमने ये आर्टिकल पढ़ लिया है तो फिर मैं तुम्हारा कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करूंगा। और जाते हुए ये शियोन से कहता है कि जब कभी तुम्हें उसके साथ डिनर करने का मौका मिले तो उसके ओपिनियंस भी सुन लेना। यू की ये बात सुनते ही शियोन जेंगशु को मैसेज करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही असिस्टेंट चैन आकर बताता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है और आज मीटिंग में सभी इस आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं। मिस्टर टियान हंसते हुए शियोन से कहने लगते हैं कि अब हम एक मैगजीन के आर्टिकल को पढ़कर डिसाइड करेंगे कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। तो शियोन कहने लगता है कि हर इन्वेस्टमेंट को करते हुए रिस्क का खतरा होता है, इसीलिए मैं एज्योर ब्लू में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन हम सॉलिड स्टेट बैटरीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिस्टर टियान कहते हैं कि मैं भी शियोन के साथ इस बात पर एग्री करता हूँ, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए हम इसको करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं कुछ दिनों बाद अब्रॉड जा रहा हूँ दुनिया के एडवांस सॉलिड स्टेट बैटरीज को देखने के लिए। मिस ये ने आज जेंगशु को बुलाया होता है और कहती है कि चीफ एडिटर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है कि तुमने ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है। जेंगशु खुशी खुशी मिस ये के ऑफिस से बाहर आती है और आकर शियोन को मैसेज करती है कि मुझे लगता है कि शाओगोंग टेम्पल बहुत ही ज्यादा लकी था मेरे लिए। शियोन इससे वजह पूछता है तो जेंगशु कहती है कि जिस प्रोजेक्ट पर मैं इतने अरसे से काम कर रही थी उसके लिए मेरे चीफ एडिटर मान गए हैं और इसीलिए अब युनचंग पर जो मैं स्पेशल रिपोर्ट बनाऊंगी वो डिजिटल मैगजीन में पब्लिश होगी। दूसरी तरफ गॉन्जी कह रहा होता है कि आर्टिकल बिल्कुल सही टाइम पर आया है। इसको पढ़ने के बाद तो अंकल जांग और चियान फौरन ही मान गए और यू भी जेंगशु के स्टाइल ऑफ राइटिंग की तारीफ कर रहा होता है। शियान की बातों को सुनते हुए कुछ सोच रहा होता है। अब नैन जेंगशु और शियो के पास आती और कहने लगती है कि मैं फ्राइडे को अपनी कुछ दोस्तों से मिल रही हूँ, क्या तुम उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हो। तो शियो कहती है कि मैं न्यू ईयर का दिन अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। जेंगशु कहती है कि मैं भी बहुत बिजी हूँ और इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। जेंगशु शियान को मैसेज करके कहती है कि इस फ्राइडे क्या हम कैंपिंग करने के लिए चलें। शियान कहता है कि मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब हम ये करेंगे। ये मैसेज पढ़कर जेंगशु खुश हो जाती है। अब जेंगशु जब सुबह उठती है तो ये शियान को मैसेज करके कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। शियान भी इसको मैसेज करता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और आज न्यू ईयर का दिन होता है, इसीलिए जेंगशु शेन और शियो के साथ शॉपिंग के लिए आई होती है। शियो शेन से कहती है कि मैं जिसको पसंद करती हूँ उससे मिलना चाहती हूँ। तो शेन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स के बारे में बताती हूँ। ये सुनते ही शियो तो बहुत खुश हो जाती है, शेन को साइड में लेकर चली जाती है। और जैसे ही जेंगशु अपना फोन ओपन करती है तो शियान ने इसको तारों भरी रात की तस्वीर भेजी होती है, क्योंकि जेंगशु ने इसे कहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ इनको देखना चाहती हूँ। तो ये तस्वीर देखकर जेंगशु मुस्कुरा रही होती है। अब गॉन्जी भी शेन को साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट कर रहा होता है, लेकिन शेन गॉन्जी का मैसेज इग्नोर कर देती है। फिर जब ये तीनों मॉल से बाहर आती हैं तो शियो कहती है कि आप दोनों वापस चली जाएं, मैंने अपने लिए आज कुछ भी नहीं खरीदा तो मैं वापस जाकर कुछ देख लेती हूँ। और फिर ये दोनों शियो को हैप्पी न्यू ईयर कहकर यहाँ से वापस चली जाती हैं। अब शियो शॉपिंग के दौरान यू को देखती है मॉल में और फौरन ही यू के पास चली जाती है, पूछती है कि क्या आप भी यहाँ पर अकेले शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो यू उसको कहता है कि मेरी कजन की शादी हो रही है तो मैं उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ। शियो कहती है कि गिफ्ट चूज करने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इस मॉल का बहुत अच्छे से पता है। यू इसके लिए मान जाता है और शियो से कहता है कि मुझे अपने बैग्स पकड़ा दो। शियो तो खुशी खुशी अपने बैग्स यू को पकड़ा देती है और अब शियो यू की परफ्यूम्स खरीदने में मदद कर रही होती है और यू शियो की पसंद का ही परफ्यूम खरीद लेता है। जब
जब यू बिल पे कर रहा होता है तो वर्कर बताने लगती है कि आपने 400 यॉन से ज्यादा की शॉपिंग की है, इसीलिए हम कपल्स को मग गिफ्ट कर रहे हैं। यू तो इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन शियू ये लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब ये दोनों शॉप से बाहर आते हैं तो शियू एक मग यू को देती है। तो यू कहता है कि आज मेरी मदद करने के लिए तुम ये दोनों ही अपने पास रख सकती हो। तो शियू कहती है कि अगर आप मेरा थैंक्स करना चाहते हैं तो आपको मुझे डिनर करवाना होगा। यू कहता है कि मुझे इसके बाद रेलवे स्टेशन जाना है तो बहुत देर हो जाएगी। शियू कहती है कि ठीक है, आपके वापस आने के बाद हम डिनर कर लेंगे। इसके बाद जेंगशु और शेन जब घर पहुंचती हैं तो शेन एकदम रुक कर जेंगशु से कहती है कि शियोन यहाँ पर है। जेंगशु कहती है कि वो यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो तो अब्रॉड गया हुआ है। और जब ये देखती है तो वाकई में शियोन इसके घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर जेंगशु को बहुत खुशी होती है और शेन भी यहाँ से चली जाती है। जेंगशु जब इसके पास आती है तो शियोन इसके हाथ से सारे बैग्स पकड़ लेता है। जेंगशु शियोन से पूछती है कि तुम तो एक हफ्ते तक वापस नहीं आने वाले थे। तो शियोन कहता है कि यहाँ पर भी एक बहुत जरूरी काम था। जेंगशु शियोन से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ असिस्टेंट चेन नहीं आया। तो शियोन कहता है क्यों, तुम चेन से मिलना चाहती थी। जेंगशु इसके पास आकर कहती है कि तुम हमेशा की तरह जेलस हो गए हो। शियोन इस बात का जवाब नहीं देता तो जेंगशु कहती है कि अगर कुछ और नहीं है बात करने के लिए तो मैं घर जा रही हूँ। शियोन जेंगशु को रोकता है और अपने साथ जेंगशु को कार में लेकर चला जाता है। जेंगशु से पूछती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो शियोन कहता है कि हम स्टार्स देखने जा रहे हैं। जेंगशु कहती है लेकिन मैंने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया। तो शियोन कहता है मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। अब ये दोनों एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ गए होते हैं। जेंगशु इसकी प्रिपरेशन देखकर कहती है कि क्या तुम खास तौर पर मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हो। तो शियोन कहते हैं कि हाँ। ये जानकर जेंगशु को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब घर पर बैठकर शियू यू को न्यू ईयर का मैसेज कर रही होती है। यू शियू के मैसेजेस पढ़ रहा होता है तो इसकी मॉम इसको खाने के लिए बुलाने आ जाती हैं। तो यू रिप्लाई दिए बगैर अपनी मॉम के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ शियोन और जेंगशु अपना डिनर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जब ये दोनों अपना डिनर मुकम्मल कर चुके होते हैं तो मैनेजर इनके पास आकर कहता है कि 12 बज चुके हैं और अब आप दोनों को बाहर टेरेस में चले जाना चाहिए ताकि आप फायरवर्क्स देख सकें। जेंगशु तो फायरवर्क्स देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और अब ये दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर आ गए होते हैं। बाहर आने के बाद जेंगशु को ठंड लग रही होती है तो शियोन इसको अपने कोट के साथ कवर कर लेता है। अब जेंगशु शियोन को स्टार्स दिखा रही होती है और कहने लगती है कि तुम अब्रॉड में रोजाना ही स्टार्स देख रहे थे। तो शियोन कहता है कि आज इनको देखकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। जेंगशु इस बात पे मुस्कुरा देती है। शेन घर पर अकेली बैठी होती है, इसीलिए काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है और गॉन्जी अपने डैड के साथ शियोन के घर पर आया होता है। अब गॉन्जी शेन को कॉल करके कहता है कि तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर नहीं गई। तो शेन झूठ बोल देती है कि मैं भी वापस आई हूँ। शेन इससे पूछने लगती है कि क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो। गॉन्जी कुछ कहने वाला होता है कि शियू इसको बुलाने के लिए आ जाती है और शियू की बात सुनते ही ये बाय कहकर कॉल बंद कर देती है। अब 12 बजने वाले होते हैं तो सभी लोग विश मांग रहे होते हैं और 12 बजते ही यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाती हैं और जेंगशु और शियोन भी फायरवर्क्स को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। शियोन जेंगशु से कुछ कहने लगा होता है कि जेंगशु अपनी विश ऊंची ऊंची बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ। अब जेंगशु शियोन को देखने लगती है और अब ये कुछ कहना चाह रही होती है। इतने में यहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो कहती है कि मिस्टर शियोन आपने जो फ्लावर्स ऑर्डर किए थे वो आ गए हैं। तो शियोन इस वेट्रेस से कहता है कि इन फ्लावर्स को मेरे पेरेंट्स के घर पर भिजवा दो। ये देखकर जेंगशु को बहुत ही अजीब सा लगता है। जेंगशु कहती है कि ये फ्लावर्स तुमने अपनी बहन को देने के लिए मंगवाए थे। तो शियोन कहता है कि हाँ उसको रोजेस बहुत पसंद हैं। और अब जेंगशु को रिग्रेट हो रहा होता है कि इसने शियोन के साथ होते हुए सिर्फ अपने करियर के बारे में ही क्यों विश मांगी। जेंगशु से पूछने लगती है कि तुमने क्या विश मांगी। तो शियोन कहते है कि मैंने भी यही विश मांगी कि तुम डिजिटल मैगजीन को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाओ। जेंगशु कहती है कि मुझे अपनी विश देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये दोनों यहाँ पर अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं और शियोन ने अपने हाथ में एक कार्ड भी पकड़ा होता है जो शायद ये जेंगशु को देने वाला था। गॉन्जी शेन को न्यू ईयर का मैसेज करता है लेकिन शेन बहुत ही अपसेट होती है और इसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। शियो भी फायरवर्क्स एंजॉय कर रही होती है और अब ये यू को मैसेज करती है कि क्या हम अगली दफा फायरवर्क्स इकट्ठे एंजॉय कर सकते हैं। यू क्वेश्चन मार्क भेज देता है रिप्लाई में। तो शियो कहती है कि मेरा मतलब है कि क्या मैं आपको डेट करने के लिए परस्यू कर सकती हूँ। लेकिन यू इसको यही मैसेज करता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। इस रिप्लाई को पढ़कर शियो अपसेट हो जाती है। अब शियो के पास उसकी मॉम आती है और कहने लगती है कि क्या तुमने अपने अंकल को न्यू ईयर विश किया है। तो शियो कहती है कि तुम्हें भूल गई, मैं अंकल को भी मैसेज करती हूँ। अब जेंगशु का घर आ जाता है। जेंगशु शियोन को आज के लिए थैंक्स करके अपने घर जा रही होती है तो शियोन इसको रोककर हैप्पी न्यू ईयर कहता है और इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। जेंगशु शेन से बात कर रही होती है, वो इस बात पे बहुत हैरान होती है कि एक ट्रक रोजेस का भरा हुआ शियोन ने तुम्हें नहीं दिया और अब तुम उससे कन्फेस करने के लिए तैयार हो। तो जेंगशु कहती कि हाँ। जेंगशु कहती है कि मैं हमारे दरमियान हर चीज क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि इस तरह कुछ कहे बगैर रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए आसान नहीं है और वैसे भी शियोन मुझे बहुत डिफरेंटली ट्रीट करता है। शेन कहती है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्दी में आया हो तो उसको ऐसा महसूस हुआ हो कि वो भी इस सब के लिए तैयार नहीं है। जेंगशु कहती कि हाँ ऐसा हो सकता है और अब शेन जेंगशु से इसकी विश के बारे में पूछती है और जब इसको
बताती है कि मैंने अपने करियर के बारे में विश मांगी, तो शन भी इस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम इस तरह की गलती कैसे कर सकती हो। आज शियू यू से पूछ रही होती है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। इतने में शियोन इसके पास आता है और उसे कहता है कि तैयार हो जाओ, हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं। शियू कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी और अब जेंगशु और शन भी हॉर्स राइडिंग के लिए आ गई होती हैं। गॉन्जी शियोन से पूछता है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, तो शियोन कहता है कि सॉलिड स्टेट बैटरी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन एज्यूर ब्लू के साथ मुझे नहीं लगता कि सूटेबल है। अब गॉन्जी कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मैं एक टेम्पल पर गया था और वहाँ से इसके लिए एक गुड लक चार्म लाया होता है। शियोन इसको बहुत गौर से देख रहा होता है और इसके ऊपर लिखा होता है कि आप जो भी चाहते हैं वो आपके पास आएगा। ये पढ़कर शियोन कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर जेंगशु और शन आ जाती हैं। शन यहाँ पर गॉन्जी को देखकर रुक जाती है और जैसे ही शियोन जेंगशु को देखता है तो ये मुस्कुराने लगता है और अब इस चार्म को देख रहा होता है क्योंकि इसने यही विश मांगी होती है और इसकी पूरी भी हो गई होती है। गॉन्जी दोनों को यहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज हो रहा होता है। तो जेंगशु कहने लगती है कि हम तो ऐसे ही यहाँ पर आए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम दोनों भी यहाँ पर होगे, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। तो गॉन्जी कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, ये रेस कोर्स बहुत बड़ा है तो कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। गॉन्जी शन से कहता है कि तुम यहाँ पर पहली दफा आई हो तो मैं तुम्हें ये रेस कोर्स दिखा देता हूँ। शन गॉन्जी के साथ चली जाती है और आज मिस ये भी अंकल गॉन के साथ यहीं पर आ गई होती हैं। मिस ये जेंगशु को देखकर रुक जाती हैं। तो अंकल गॉन कहने लगते हैं कि गॉन्जी यहाँ पर अपने दोस्तों को लाया है, हमें चलकर उनको हेलो बोलना चाहिए। लेकिन मिस ये जेंगशु को देखकर यहाँ पर जाना नहीं चाह रही होती और मिस्टर गॉन से कहने लगती हैं कि हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मिस्टर गॉन कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम कहीं और चलते हैं। शियोन गॉन्जी और शन के साथ चली जाती है जबकि शियोन यहीं पर बैठा होता है। गॉन्जी इन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों के हॉर्स लेकर आता हूँ, जबकि शियोन यहाँ बैठा ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। गॉन्जी शन से कहता है कि ये हॉर्स बचपन से ही मेरा फेवरेट है और मैं खास तौर पर इसको तुम्हारे लिए लाया हूँ। गॉन्जी अब इन दोनों से कहता है कि तुम लोग पहले जाकर चेंज कर लो। शियोन जेंगशु के पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो जेंगशु कहती है कि ये तुम्हारा रेस कोर्स तो नहीं है। शियोन कहता है लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर आने नहीं दे सकता। गॉन्जी कहता है कि तुम्हारा ये जोक वाकई में बहुत फनी था और कहने लगता है कि चूंकि जेंगशु शन की दोस्त है तो ये मेरी भी दोस्त है। गॉन्जी अब जेंगशु और शन से कहता है कि मैं तुम लोगों को ड्रेसिंग रूम तक ले चलता हूँ और जेंगशु भी शियोन को इग्नोर करके इन दोनों के साथ चली जाती है। शन जेंगशु से पूछते कि आखिर तुम शियोन के साथ क्या कर रही थी, तो जेंगशु कहती कि मुझे नहीं पता कि इसको क्या हुआ है। शन कहती है कि लेकिन मैं देख सकती हूँ कि शियोन तुम्हारी बहुत केयर करता है। शियोन भी खड़ा है पीछे इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। अब शियोन ड्रेसिंग कोड के अंदर आता है तो जेंगशु और शन शियोन के बारे में बात कर रही होती है। ये यहाँ पर खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गॉन्जी शियोन को बुलाने के लिए आ जाता है तो इनको पता चल जाता है कि बाहर खड़ा कोई इनकी बातें सुन रहा था। शन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है तो जेंगशु से कहने लगती है कि मैं शियोन को जाकर सारी बात क्लियर कर देती हूँ कि वह मजाक कर रही थी। तो जेंगशु कहती कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर उसे इस बात पे यकीन नहीं हुआ तो मुझसे खुद ही बात कर लेगा और अगर वो इन मामूली सी बातों की एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो ऐसे इंसान को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शन कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाओगी। तो जेंगशु कहने लगती है कि हमें अभी मिले हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है और मैं भी उसको भी अच्छे तरीके से नहीं जानती और ना ही मैं उसको जान पा रही हूँ। शन जैसे ही अपना कर्टन पीछे करती है तो शियोन सामने खड़ा होता है। ये कुछ कहने ही वाली होती है कि शियोन इसको मना कर देता है। शन बाहर आती है तो गॉन्जी इसको देखकर कहता है कि तुमने स्कार्फ को गलत बांधा है और फिर शन के लिए इसको ठीक करने लगता है। अब जेंगशु बेल्ट बांध रही होती है कि शियोन यहाँ पर आ जाता है और जेंगशु के लिए बेल्ट बांधने लगता है और जेंगशु को हक करके कहने लगता है कि कल तुम्ही ने मैसेज किया था कि मैं स्ट्रेंज क्यों लग रहा था। जेंगशु तो शॉक में होती है। शियोन इसे कहता है कि तुम जवाब नहीं दोगी। जेंगशु उसको देखती जरूर है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। फिर शियोन भी यहाँ से चला जाता है। अब गॉन्जी और शन राइड कर रहे होते हैं तो शन गॉन्जी से पूछती है कि तुम्हें राइडिंग इतनी पसंद क्यों है। गॉन्जी कहते हैं क्योंकि इससे मुझे आजादी का एहसास होता है। शन कहती कि मुझे भी आजादी पसंद है। तो गॉन्जी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर आ सकती हो जब तुम्हारा दिल चाहे। यहाँ पर जेंगशु भी रेडी होकर आ गई होती है। शियोन इसके पास हॉर्स लेकर आ रहा होता है तो जेंगशु को अपना पिछला एक्सपीरियंस याद आ रहा होता है। शियोन इसको बैठने के लिए कहता है तो जेंगशु कहती है कि मैं तो आज सिर्फ देखने के लिए आई हूँ। शियोन कहता है कि तुम खुद बैठोगी या मैं तुम्हारी मदद करूँ। जेंगशु कहती है कि इस चॉइस देने का कोई फायदा नहीं है और वह खुद ही जाकर हॉर्स पर बैठ जाती है। लेकिन इस दफा शियोन आराम से ही हॉर्स को चलाता है। लेकिन जेंगशु बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती क्योंकि शियोन ने काफी देर से उससे कोई बात नहीं की होती। राइडिंग करते हुए शाम हो गई होती है और अब गॉन्जी और शन सनसेट एंजॉय कर रहे होते हैं। शियोन और जेंगशु यहाँ पे बैठे होते हैं तो जेंगशु कहने लगती है कि आज वाली राइड काफी अच्छी थी मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के मुकाबले में। शियोन कहने लगता है कि उस टाइम पर तुम मुझे इंटरव्यू के लिए चेस कर रही थी तो मैं तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। जेंगशु कहती है कि पहले मैं इंटरव्यू के लिए तुम्हें चेस कर रही थी क्योंकि वो इंटरव्यू मेरे लिए बहुत अहम था। शियोन से पूछता है कि फिर तुम अब क्या सोचती हो। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।